नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भगवान शिव की भक्ति का पावन सावन का महीना चल रहा है। रिमझिम बारिश की फुहार के बीच पेड़ पौधों में नई ताजगी भी लौट आई है। सावन का महीना यानी कि कांवड़ यात्रा का महीना। कांवड़ यात्रा यानी आध्यात्म और आस्था की वो अनूठी यात्रा जिसका इंतजार हर शिव भक्त को होता है। गंगा समेत विभिन्न पवित्र नदियों से जल लेकर लोग भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए इस वक्त निकले हुए हैं। झारखंड स्थित बैद्यनाथ धाम हो या फिर हरिद्वार, कांवड़ यात्रा की चहल पहल से तीर्थ स्थल इस वक्त व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई है हिंदू विरोधियों द्वारा अलग अलग तरह का प्रोपेगेंडा रचकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश भी। आपके सामने भी कई ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि भगवान शिव को जल चढ़ाना तो पानी की बर्बादी है। कोई ट्वीट करके कह रहा है कि बच्चों के हाथों में कांवड़ की जगह किताब देनी चाहिए, तो कोई कांवड़ियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगा रहा है। अब कोई कांवड़ यात्रा की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाएगा तो कोई ये पूछेगा कि भाई इससे फायदा क्या होता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी करार दे देंगे। हर साल ऐसा होता ही है, इस साल भी हो रहा है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा का जो अर्थशास्त्र हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो जानने के बाद आप भी ऐसे एजेंडाधारियों को करारा जवाब दे सकते हैं। इतना तो आप भी समझते होंगे कि कांवड़ यात्रा से चिढ़ने वालों में वामपंथी, इस्लामी कट्टरपंथी और खुद को दलितों का ठेकेदार बताने वाले कथित बुद्धिजीवियों का एक वर्ग शामिल है। असल में ये लोग कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखकर डर जाते हैं कि हिंदुओं में भक्ति की भावना आखिर बढ़ क्यों रही है। कांवड़ यात्रा में सभी जातियों के लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। साथ ही कांवड़ यात्रियों को उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, जो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उसने भी इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। इस पर तो बात होती ही है कि कैसे कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने के लिए किसी गांव या फिर किसी कस्बे से पूरा का पूरा समूह निकलता है, तो उसमें सभी जाति के लोग शामिल होते हैं और सभी एक दूसरे को भोले या फिर बम कहकर पुकारते हैं। कोई बच्चा बम होता है तो कोई महिला बम होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बॉम्ब वाला बम नहीं है, वो तो जिहादी होते हैं। ये बम बम भोले वाला बम है। कोई डॉक्टर बम भी होता है तो कोई इंजीनियर बम कहलाता है। चाचा बम और बाबा बम भी आपको इस यात्रा में मिल जाएंगे। अब थोड़ा इस यात्रा की जड़ में चलते हैं। यात्रा के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहली ज़रूरत होती है कांवड़, और दूसरी ज़रूरत होती है भगवा कपड़े। तीसरी ज़रूरत है गंगाजल या फिर किसी भी अन्य पवित्र नदी का जल। सबसे पहले कांवड़ पर आते हैं। ये कांवड़ बनती है लकड़ी से। लकड़ियों का काम करता है बढ़ई, यानी कि सावन के महीने में बढ़ई समाज की इतनी आमदनी हो जाती है कि साल भर उनकी रोजी रोटी आराम से चल सकती है। अब एक नज़र आंकड़ों पर डालते हैं। अगर मैं आपको एक शहर मेरठ का ही केवल उदाहरण दूं, तो अकेले मेरठ शहर में ही कांवड़ यात्रा से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस बार 5 करोड़ तीर्थयात्री कांवड़ लेकर हरिद्वार आ सकते हैं। अब सोचिए, 5 करोड़ लोगों के पास 5 करोड़ कांवड़ भी तो होंगी, यानी कि 5 करोड़ कांवड़ किसी न किसी ने बनाई होंगी। अब किसी एक आदमी के बस का तो ये काम है नहीं, यानी कि हजारों बढ़इयों को कांवड़ यात्रा में काम मिलता है, रोजगार मिलता है। अगर हम कम से कम 300 रुपये भी रखें तो 5 करोड़ कांवड़ का जो दाम है वो 1500 करोड़ रुपए बैठ जाता है। कई कांवड़ तो बहुत महंगी भी होती हैं। ऐसे में ये संख्या 2000 करोड़ रुपए के पार भी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कई कांवड़िए पिछले साल वाला कांवड़ ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आधे भी इसमें से नई कांवड़ खरीदते हैं तो केवल कांवड़ का बिजनेस ही 1000 करोड़ रुपए का बैठता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों का ही आंकड़ा मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा कई अन्य धाम भी हैं जहाँ पर यह यात्रा चलती है। उदाहरण के लिए जैसे कि अब झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम को ले लीजिए। बिहार झारखंड के ज़्यादातर लोग यहीं से जल चढ़ाने आते हैं, कई तो हर साल आते हैं। आमतौर पर भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी से जल लेकर यह यात्रा शुरू की जाती है। बिहार से हर साल 40 लाख के करीब लोग होते हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में लोगों का यही आंकड़ा 30 लाख का है। अब सोचिए, बैद्यनाथ धाम में सावन में पहुंचने वाले इन 30 लाख कांवड़ियों से अर्थव्यवस्था को कितना लाभ पहुंचता होगा। कांवड़ यात्रा की अर्थव्यवस्था कोई 5 स्टार होटल या फिर विमानों वाली नहीं है। ये पैसा आम लोगों की जेब से निकलता है और आम लोगों की जेब में ही जाता है, खास तौर पर गरीब तबके की व्यापारियों की जेब में। जैसे कि
सड़क पर स्थित ढाबों, छोटे होटलों, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट्स में इस दौरान कारोबार बढ़ जाता है। बिहार जैसे गरीब राज्य में भी केवल भागलपुर में ही इस साल इससे 500 करोड़ रुपयों का कारोबार अनुमानित है। मधेपुरा और कटिहार जैसे जिलों में भी 20 करोड़ का कारोबार तो हो ही जाएगा। अगर पूरे बिहार की बात करें तो वहां 2000 करोड़ रुपए का कारोबार इस पूरी यात्रा से अपेक्षित है। अब सोचिए, बिहार जैसे एक विकास को तरसते राज्य की अर्थव्यवस्था में इस तरह के कारोबार से कितना ज्यादा फायदा होगा। कांवड़ बनाने के लिए बांस, लकड़ी, रंगीन कागज या फिर कपड़ा और घंटी या घुंघरू की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप यूपी के अलीगढ़ या एटा जिले में जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सैकड़ों परिवारों की आमदनी केवल घंटी और घुंघरू बनाने पर ही निर्भर होती है और वो इस सीजन में अच्छी खासी कमाई करते हैं। अलीगढ़ को वैसे तो ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन ये घुंघरू और घंटी के उद्योग के लिए भी लोकप्रिय है। कांवड़िए अपने पाँव में घुंघरू बांधते हैं, वहीं घंटी जो होती है वो कांवड़ में लगाई जाती है और इनका अपना महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तीर्थ यात्रियों को सांप, बिच्छू जैसे खतरनाक जीव जंतुओं से बचाए रखते हैं। अब सोचिए, अकेले अलीगढ़ में ऐसे 1000 कारखाने हैं जहां हजारों मजदूरों को इससे रोजगार मिलता है। कांवड़ यात्रा के मौसम में और इससे पहले आमतौर पर घंटी, घुंघरू पीतल के ही होते हैं। कच्चे माल की गलाई के बाद ढलाई, फिर घिसाई और पॉलिशिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह, ये तमाम काम किए जाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कई मुस्लिम कारीगर भी काम करते हैं, यानी कि कांवड़ यात्रा मुस्लिमों को भी रोजगार देती है। जिस तरह कांवड़ बनाने वाले बढ़ई लोगों और घुंघरू घंटी बनाने वाले मजदूरों को रोजगार मिलता है, ठीक उसी तरह से कपड़ों का कारोबार भी सावन के महीने में खूब परवान चढ़ता है। टेंट हाउस, डीजे संचालक, हलवाइयों और जनरेटर मालिकों की बुकिंग भी इस दौरान बढ़ जाती है। ये बहुत अमीर लोग नहीं होते, एलीट क्लास के लोग नहीं होते, बल्कि गांव, समाज और शहर के ही लोग होते हैं जिनका स्थानीय कारोबार होता है। इस दौरान शिव भक्त भंडारा भी करते हैं। ऐसे में प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री भी बढ़ जाती है। टी शर्ट हो, पटका हो, तौलिया हो, निक्कर हो या बटुआ हो, कोई भी चीज़ हो, इन सब की बिक्री भी छोटे दुकानदार ही करते हैं। सबसे बड़ी बात, मंदिर के आसपास फल और बेलपत्र बेचने वाले जो होते हैं वो भी गरीब लोग ही होते हैं और केवल इन दोनों का कारोबार ही इस दौरान करोड़ों का होता है। सावन के महीने में जल के साथ बेलपत्र चढ़ाया ही जाता है। प्रसाद में भी फल लोग लेते ही हैं। महिलाएं भी श्रृंगार की वस्तुएं खरीदती ही हैं। कोरोना काल में जब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाई थी तो कई कारोबारी और ऐसे फुटकर दुकानदार मायूस हो गए थे और उन पर आर्थिक संकट भी छा गया था। दिल्ली से मेरठ रोड से हरिद्वार जाने वाले कांवड़िए जाते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा कमाई भी इस पूरे रूट पर होती है। इसीलिए अगर कोई कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों का विरोध कर रहा है। ऐसे समय में जब हमारे देश के ज़्यादातर मंदिरों पर सरकार का कब्जा है और उनसे प्राप्त हुए पैसों का इस्तेमाल सरकार अलग अलग कामों में करती है, इसके बावजूद ये मंदिर विपत्ति के काल में स्वेच्छा से गरीबों की मदद करने का निर्णय लेते हैं, तब हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक बातें करना अगर अपराध नहीं तो फिर आखिर और क्या है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा का प्रतीक है, हिंदू परंपरा है। विरोध न करने के लिए इतनी सी ही वजह काफ़ी होनी चाहिए थी। अर्थव्यवस्था वगैरह ये सब तो बाद की बातें हैं। कुछ हिंदू विरोधी ये कारण लेकर भी आ सकते हैं कि कांवड़ यात्रा से टोल टैक्स की वसूली में कमी आ जाती है या फिर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की वजह से सामानों की ढुलाई में समस्या होती है। लेकिन इनसे जो नुकसान होता है, जितना नुकसान इन सबसे होता होगा उससे कई गुना कांवड़ यात्रियों के कारण कारोबार पैदा हो जाता है। वैसे भी माल ढुलाई वाले जो ज़्यादातर ट्रक वगैरह होते हैं वो रात में ही सफ़र करते हैं और जहाँ तक बैग या फिर किताब उठाने की बात है तो इन एजेंडाधारियों को ये पता होना चाहिए कि सनातन में अध्यात्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक हैं, दुश्मन नहीं। यहाँ धरती को चपटी नहीं बताया गया है, बल्कि हजारों साल पहले ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में सटीक जानकारी दी गई है। यहाँ दिन, मास, पहर, हर चीज़ की गणना, हर काल की गणना के तौर तरीके वैदिक युग से ही उपलब्ध हैं। गणित और खगोल के सिद्धांत हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में मिलते ही हैं। फिर सनातन धर्म के विरोध में भला विज्ञान कैसे खड़ा हो सकता है। तो आपको कांवड़ यात्रा का पूरा अर्थतंत्र समझाने वाली इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।